शुभ समाचारों की भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले उन 6 खबरों पर एक नजर जिन पर आज देश की नजरें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उज्बेकिस्तान के समरकंद की, जहां पर 15 से 16 सितंबर तक एससीओ समिट होने जा रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और चीन के राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करने वाले हैं। इस सम्मेलन पर दुनिया की निगाहें रहने वाली हैं। दूसरी खबर की यहां पर बात करें तो बिहार के बेगूसराय में बदमाशों की फायरिंग के बाद अफरा तफरी है। अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि बदमाशों की धरपकड़ के लिए आसपास के 6 जिलों में नाकेबंदी कर दी गई है। वहीं तीसरी खबर बंगाल से है। बंगाल में बीजेपी वर्कर और पुलिस के बीच हिंसक झड़प पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव से जवाब मांगा है। इस बीच टीएमसी और बीजेपी दोनों वीडियो के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल सरगम, देखिए नजर गुजरात पर भी है, जहां पर पूर्व फौजी की मौत पर हंगामा लगातार मचा हुआ है। इस मसले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गुजरात सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज देखिए एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना है। जैकलिन आज सुबह करीब 11 बजे ईओडब्ल्यू के मंदिर मार्ग स्थित ऑफिस पहुंचेंगी, जहां उनसे पूछताछ होनी है। और देखिए आज सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में हिजाब बैन पर सुनवाई भी करने जा रहा है। आज कोर्ट दलीलें सुनेगा। इस खबर पर भी चर्चा होगी। तो तमाम खबरों पर हमारी दिन भर नजरें टिकी रहेंगी। बात उस भाषा की जिसे आप मान, सम्मान और स्वाभिमान कह सकते हैं। हम हिंदी की बात कर रहे हैं। आज देश हिंदी दिवस मना रहा है। संस्कृति का विस्तार है हिंदी, भाषा का आधार है हिंदी। हिंदी ही तो अपनापन है, यही एकता का दर्पण है। संकल्पित हो जाओ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंदी के चाहने वालों ने हिंदी को हमेशा से नई सांसें दी हैं, अपनी भाषा को सहेजा है और कोशिश की है कि हिंदी का आत्मा जो है वो बची रहे। ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनके हृदय में हिंदी बसती है और हिंदी की सेवा जिनका मकसद है। जब हम हिमालय की ओर देखते हैं तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है और सीना चौड़ा। जब हम मां गंगा की अविरल निर्मल जलधारा को देखते हैं तो हमें उस शुभता का एहसास होता है। कुदरत के उस वरदान का भान होता है जो सिर्फ हिंदुस्तान को मिला है। उसी तरह है हमारी मातृभाषा। ये महज कागज पर उकेरे चंद अल्फाज नहीं, ये हमारी जड़ें हैं जो हमें हिंदुस्तान की मिट्टी से जोड़ती हैं, संस्कृति से जोड़ती हैं। लिहाजा गर्व से कहिए, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ठीक वैसे ही जैसे 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अजीमुल्लाह खां के साथ पूरे हिंदुस्तान ने एक सुर में कहा था और अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। ये है हिंदी और ये है हमारी मातृभाषा की ताकत। बिल्कुल हिमालय जैसी ऊंची और मां गंगा की तरह अविरल, जो सबको खुद में समा लेती। तभी तो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, न जाने कितनी भाषाओं को हिंदी ने गले लगा लिया। न जाने कितनी संस्कृतियों को खुद में सहेज लिया। तो क्यों ना गर्व करें हम, मस्तक ऊंचा कर पूरी दुनिया से कहें हम, हिंदी हैं हम। हिंदी की सेवा में जुटे किशोर श्रीवास्तव तो पिछले 40 साल से यही नारा बुलंद करते आ रहे हैं। जन जन की इस भाषा की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाते आ रहे हैं। हिंदी प्रेमी होने के साथ ही किशोर अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं। संसाधनों की कमी को किशोर ने कभी लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया और अपने इसी हुनर का इस्तेमाल कर देश विदेश में हिंदी की अलख जगाई।
हिंदी में कार्टून बनाना शुरू किया। तभी मेरे दिमाग में विचार आया कि कोई ऐसा जरिया ढूंढा जाए कि हिंदी का हम अपने बलबूते पर भी कुछ प्रचार कर सके। तो मैंने एक 100 पोस्टरों की खरी खरी नाम से प्रदर्शनी बनाई, रंगीन पोस्टरों की, कार्टूनों की, छोटी छोटी लघु रचनाओं की, कविताओं की। उन पोस्टरों को लेकर मैंने 100 पोस्टर की जो खरी खरी बनाई, उसको मैंने जगह जगह प्रदर्शित करने का एक मिशन सा बनाया। तो झांसी से शुरू होकर वो देश के कोने कोने में अनेक हिंदी भाषी प्रदेशों में भी वो प्रदर्शनी लगी, और अभी कोरोना के काल के पहले तक लग रही है। और उसमें हिंदी का प्रचार प्रसार तो है ही, बहुत सी सामाजिक विसंगतियां हैं जो समाज में फैली है, उनके ऊपर भी हमने एक जागरूकता अभियान चलाया। इस हिंदी यात्रा में किशोर श्रीवास्तव ने काफी कुछ पाया है। हिंदी के प्रचार प्रसार की कोशिश में किशोर खुद कई भाषाएं सीख चुके हैं। विदेशों में किशोर बच्चों को हिंदी सिखाते हैं और बदले में उनकी भाषा सीखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो आज की डेट में आप किस तरीके से लोगों को हिंदी सिखा रहे हैं? आज की तारीख में आप कैसे समझाते हैं कि हिंदी कितनी जरूरी है? और मैंने सुना ये भी है कि आप बाहर के देशों में जो विदेशी लोग हैं उनकी भाषा खुद सीखते हैं और उनको आप हिंदी सिखाते हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसा जो भी मेरे आसपास के देशों के लोग हैं, ये इत्तेफाक ऐसा है कि हमसे ज्यादा वो हिंदी के प्रति जागरूक हैं, और त्रिभाषा जो फार्मूला है उनके यहाँ पूरी तरह से लागू। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में बात कर लेते हैं, अपनी स्थानीय भाषा नेपाली या दोजनखा है भूटान में, उसमें बात कर लेते हैं, और हिंदी में भी अच्छे बात कर लेते हैं। मतलब बेशक उनको लिखना नहीं आता है पर बात करते हैं। और बहुत से छोटे बच्चे जो 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं ऐसी जगहों पर, वो मुझे अपनी भाषा सिखाते हैं। आजादी मिलने के 2 साल बाद यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कोशिश थी लगातार किशोर जी की कि कुछ ऐसा किया जाए जिसे लोग कहें कमाल कर दिया। हिंदी के प्रति भी इनका प्रेम ऐसा ही है। पिछले 40 साल से लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं कि हिंदी का प्रचार किया जाए, लोग हिंदी को अपनी भाषा समझकर उसका ही प्रयोग करें और भाषाओं के बारे में ज्ञान रखें, लेकिन हिंदी को हमेशा आगे बढ़ाकर तवज्जो दें। कैमरा पर्सन हितेश के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है, हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है। भाषाएं केवल अभिव्यक्ति का जरिया नहीं होती, उनका रिश्ता हमारी भावनाओं से भी होता है, और हमारी संस्कृति भी भाषाओं से धड़कती है। चलिए आपको सुनवाते हैं हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, उसका अपना अपना एक समृद्ध इतिहास है, और विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में एक विशेष स्थान भी प्राप्त किया है। यही कारण है कि आजादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, काका साहेब कालेलकर, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन की गति को बढ़ाने का प्रयास किया। स्वराज प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आंदोलन निहित ही था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें निर्देश भी संविधान ने किया है। देशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नए संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में
यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। चलिए अब आप आपकी मुलाकात हिंदी के उन सारथियों से करा देते हैं जिन्होंने हिंदी को न केवल सींचा है बल्कि आज हिंदी की उनकी आवाज में महक रही है। ऐसी एक आवाज है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज से हिंदी को नई पहचान दी और लोगों से हिंदी का रिश्ता नए तरीके से जोड़ दिया। मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफे उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियाँ हैं, और जब शुरू किया तो फिर लोगों ने उनको रुकने नहीं दिया और पूरी 135 पंक्तियाँ उनको याद थी और पूरी 135 पंक्तियाँ उन्होंने एक ही सिटिंग में उनको गा करके सुनाया था। उसके बाद काफ़ी वो प्रचलित हो गई मधुशाला और आज भी मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज के भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि उसको सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना देता हूँ। बाबूजी तो इसे गा करके सुनाया करते थे, यहाँ तो गाने लायक मैं हूँ नहीं। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। बॉलीवुड में हिंदी प्रेमियों में अभिनेता आशुतोष राणा का भी नाम शामिल है। हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी को लेकर आशुतोष राणा द्वारा लिखी कविता हर किसी को सुननी चाहिए। मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफे उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियाँ हैं। सुना आपने अमिताभ बच्चन को। हिंदी की सेवा में जुटे कवियों ने भी हिंदी के दिवस की शुभकामनाएं अपने ही अंदाज में दी। शुभ हिंदी में है गंध देश की मानो तो चंदन है, हिंदी में है गंध देश की मानो तो चंदन है। देवों की भाषा से निश्रित भाषा का वंदन है, देवों की भाषा से निश्रित भाषा का वंदन है। और मां बेटे का रिश्ता जैसे हृदय प्राण का होता, मां बेटे का रिश्ता जैसे हृदय प्राण का होता। मुझको मां जैसी लगती उस मां का अभिनंदन है, मुझको मां जैसी लगती उस मां का अभिनंदन है। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली। कविता में शिष्टता का समावेश न भूली। हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी। हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली। हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली। जय हिंद। एक होती है धन की भाषा और एक होती है मन की भाषा। तो हिंदी जो है वो हमारे मन की भाषा है। हिंदी के लिए एक कविता लिखी थी कि अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी। जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। और हिंदी, हिंदी क्या थी कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने,
हटा के काज से इसको बहुत गच्चा दिया तुमने, और बना ले फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्यों? कि अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण, तुम कुछ रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये मां हमारी हमको रचती है। हिंदी क्या है? महज भाषा नहीं ये मां हमारी हमको रचती है। बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। और छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। ध्यान रहे, छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। और दुनिया नहीं, तुम खुद ही खुद से रूठ जाओगे। देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच पढ़ाई बीच में ही छोड़कर यूक्रेन से लौटे हजारों भारतीय छात्रों के लिए उम्मीद की किरण अब नजर आई है। रूस ने उन भारतीय छात्रों के लिए अपने यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए हैं जिनकी पढ़ाई यूक्रेन में अधूरी रह गई थी। अब यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र अपनी आगे की पढ़ाई रूसी विश्वविद्यालयों में जारी रख सकते हैं। देखिए, ये कवायद है उन स्टूडेंट्स का भविष्य संवारने की जिनकी पढ़ाई रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अधर में अटक गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी तो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। करीब 20,000 छात्रों की वतन वापसी हुई। तब जान बचाने की कवायद थी, लेकिन देश लौटकर पढ़ाई छूट जाने का डर घर कर गया। भविष्य की चिंता सताने लगी। भारत सरकार की ओर से आश्वासन मिला, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बीच रूस ने एक बार फिर भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज का दरवाजा खोल दिया है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेकर रूस ने एक सकारात्मक पहल की है। दिल्ली में रसियन हाउस में काउंसलिंग सेंटर खोला गया है। हेल्प डेस्क और स्टॉल बनाए गए हैं, जहां आकर छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई रूस की यूनिवर्सिटीज में कैसे जारी रख सकते हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इन सारी बातों को यहां समझाया और बताया जा रहा है। रूस की ये कोशिश उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो आगे की पढ़ाई के लिए उम्मीद खो चुके थे। घर में भी इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी और वहाँ पे भी उसके बाद आने में मुझे उतना मतलब अंदर से इतना दुख हो गया था और पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि पैसा वेस्ट हो गया है। क्या अभी तो बस ये था ना कि किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए बस, और जहाँ से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए बस। अभी के लिए तो इतना ही है। समस्या उन छात्रों के लिए ज्यादा थी जिन्होंने 2 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और तीसरे साल में एडमिशन लेना था। लेकिन अब ये समस्या दूर हो गई है। रूस की मारी स्टेट यूनिवर्सिटी छात्रों को सीधे तीसरे साल के लिए दाखिला दे रही है। यहाँ से फिर मैं घर पे तो आकर यही सोचा था सब घर वालों ने कि सारा फ्यूचर जितना पैसा लगाया था बर्बाद हो गया। फिर मुझे यहाँ से रूस एजुकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, ये RCSC में यानी कि रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर में। तो यहाँ आया, इनसे कॉल आया, इनसे बात करी, मैं पेरेंट्स को लेकर आया अपने साथ में। तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि आप अगर सेकंड ईयर पूरा है आपका और थर्ड ईयर में पढ़ रहे तो आपको थर्ड ईयर से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये रशिया की मारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया है। रूस की मारी स्टेट यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है कि वो कम से कम 3,000 ऐसे भारतीय छात्रों की पढ़ाई जारी रखेगा जिनकी पढ़ाई यूक्रेन में अधूरी रह गई है। यूनिवर्सिटी उन्हें ट्यूशन फीस और हॉस्टल में भी विशेष छूट दे रही है। इतना ही नहीं, उन छात्रों के लिए विशेष परीक्षा और मुफ्त अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था भी कर रही है ताकि उनके बैकलॉग को पूरा किया जा सके। Situation, it's not their fault, and of course we present a special program. It's a discount program. You can call it different. It's scholarship or discount program, but of course it could be cheap. It will be cheaper than the normal price.
उधर रूस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूक्रेन में कई विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रों को आश्वासन दिया है कि वे 30 अक्टूबर तक भारतीय छात्रों को ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध करा देंगे ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है सतना जिले के एक छोटे से गांव के शिवम पटेल ने। जी हां, न कोई कोचिंग और न ही महानगरों की पढ़ाई, फिर भी पहली ही कोशिश में शिवम ने जेईई एडवांस में बाजी मार ली, वो भी यूट्यूब की मदद से। जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका नाम शिवम पटेल है। पहली ही कोशिश में शिवम ने जेईई एडवांस में बाजी मार ली। शिवम की ऑल इंडिया 1452वीं रैंक आई है। खास बात यह है कि शिवम ने पूरी तैयारी यूट्यूब से की। ये शिवम का स्टडी रूम है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लैपटॉप पर शिवम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। शिवम ने यूट्यूब को अपना गुरु माना और जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर दी और उनकी मेहनत रंग लाई। सतना जिले के ककरा गांव के रहने वाले शिवम के पिता किसान हैं। मां सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। माता पिता दोनों चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए शहर जाए, लेकिन कोरोना की वजह से बेटे को शहर भेजने की चाहत अधूरी रह गई। लेकिन बेटे को इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए हर सहयोग करते रहे। शिवम ने भी तैयारी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 100 वर्ग फीट के इस कमरे को शिवम ने अपना क्लासरूम बनाया और यूट्यूब को अपना टीचर। हम यूट्यूब पे क्लासेस लेते थे डेली 3 से 4 घंटे, फिर हम उसके नोट्स बनाते थे, फिर वहाँ होमवर्क मिलता था, डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे और फिर मॉक टेस्ट दिया करते थे। 2-3 वीक्स में होते रहते थे। इससे हमको काफ़ी हेल्प मिली एग्ज़ाम डे के दिन। पापा ने काफ़ी सहयोग किया, वो दिन भर हमेशा गाइड करते रहते थे। शिवम की सफलता से उनके घर में खुशियों का माहौल है। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है, लेकिन शिवम की मां राजमणि की आंखें नम हैं। दरअसल इन आंखों में खुशियों के साथ साथ बेटे से बिछड़ने का गम भी छुपा है। शिवम के माता पिता को इस बात की खुशी है कि जो लक्ष्य उनके बेटे ने टारगेट किया था उसे हासिल कर लिया। इसका पहले से लक्ष्य बना लिया था, मैं IIT बनना। लाइन वहीं से ले लिया, वहीं से पढ़ता गया, कुछ घर में पढ़ता, यही सब। पापा बीच में उसका पूरा सपोर्ट करते थे। खाना पीना, यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते थक जाता, मालिश भी करना, सब कुछ मतलब पापा का ही रोल था। शाम के मेरा एक बार मालिश करने का मौका आता था, बाकी सब वही करते थे। शिवम ने अपनी उपलब्धि से ये साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से असुविधा और अभावों के बीच भी सफलता की मिसाल कायम की जा सकती है। योगी तारा, सतना, गुड न्यूज टुडे।